क्लास 4 हिंदी चैप्टर 17। इस चैप्टर का नाम है मौसी। तो यहाँ पे मौसी एक चैप्टर का जो शीर्षक है, मौसी बहुत ही छोटा शीर्षक है। तो मौसी यहाँ पे हम भीष्म शाहनी जो लेखक है इस कहानी के, जो मौसी जो इस कहानी का जो लेखक है भीष्म शाहनी, तो वह हम सभी पाठकों को एक बड़ों के प्रति प्रेम और आदर के भाव को उत्पन्न करता है। बालपन का संकल्प, स्नेह, त्याग, संतोष आदि की भावना जागृत करता है। तो किस प्रकार एक मौसी के हृदय में आदर, प्रेम और दयालुता थी, तो हम पाठकों को भी कैसे होना चाहिए। एक बूढ़े, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बूढ़े हो तो उन्हें हम लोग गाली गलौज करते हैं, लेकिन उनके ऐसे अवस्था में उनका जो नेचर रहता है, उनका जो स्वभाव होता है, एक बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। इसलिए हमें उसे अच्छी तरह से प्यार, सत्कार, आदर करनी चाहिए। तो आइए हम इस पाठ का जो सारांश को हम देखते हैं। ठीक है। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाते। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी उससे पहले मौसी ही पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती। दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर जा पहुँचती। छुट्टी की घंटी बजती और बच्चे भागते हुए बाहर निकलती। कोई लड़का उसके कंधे पर बस्ता डाल देता तो कोई उसके गले में। मोहल्ले के भी उसके साथ हो लेते। तो मौसी इतनी अच्छी थी, भोली थी, भाली थी, दयालुता थी कि कुछ भी घर समारोह में, स्कूल में हो या कहीं पर भी कुछ प्रोग्राम होता था तो मौसी को सबसे पहले बुलाते थे। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता। यह कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। रोज़ दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। तो मौसी को बच्चों को, जहाँ पेड़ के नीचे बच्चे लोग खेलते थे, तो मौसी वहाँ पे आके उन सबों को कहानी सुनाया करते थे, चुटकुला ये सब सुनाया करती थी। तो बच्चे बहुत खुश होते थे और उन्हें मौसी कहकर अच्छी तरह से बुलाते थे। सभी मौसी को घेर कर बैठ जाते थे, उससे कहानियाँ सुनते। आज मुझे जितनी कहानियाँ याद है, तोता तोती की कहानी। तो यहाँ पर लेखक अपनी बात बताता है कि आज मुझको उसकी कहानी, वो भी मौसी की कहानी सुनी होगी, इसलिए तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदरबाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुँह से ही सुनी थी। तो लेखक भी मौसी के मुँह से ही सुना था। ठीक है। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी कोने में टिकिया, किसी में दाल फुलिया। मौसी खोल खोल कर हम सबको हथेली पर थोड़ा थोड़ा रख देती। तो मौसी के आंचल में थोड़ा सा कुछ कुछ खाने की चीज़ें बंधी रहती थी, जिसको वे बच्चों को देती थी और वह बच्चों को बहुत प्यार करती थी। कोई बच्चा उससे पूछता कि मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो दूसरे मोहल्ले की, तुम्हारे मोहल्ले की। तो मौसी को जब भी ऐसा सवाल करते थे बच्चे लोग, तो वह कभी भी अलग नहीं बताते थे कि मैं आप ही लोग का मोहल्ला का हूँ, ऐसा बताते थे। आपकी बेटी बेटियाँ नहीं हैं, तो मौसी अपने हाथों से इशारा करके बताती थी कि आप ही लोग मेरे बेटे बेटियाँ हैं। इस प्रकार से वह कहती थी। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता ना चला। कोई कहता मौसी के ना रहने से मोहल्ला बड़ा खाली लगता है, पेड़ के नीचे सुना सुना। तो एक दिन मौसी पेड़ के नीचे नहीं आती है, तो मतलब हर दिन आ रही थी। अक्सर होता है ना, कोई चीज़ जब हर दिन वहाँ पे आता है और अच्छी अच्छी कहानी, मज़ेदार बातें बताते हैं, और अगर वह एक दिन एब्सेंट हो जाता है तो वह जगह भी सुनसान, वह घर भी सुनसान लगता है। तो वैसे ही मौसी एक दिन नहीं आती है उस नीम के पेड़ के नीचे, तो पूरा मोहल्ला बड़ा खाली सा लगता है, पेड़ के नीचे सूना पड़ जाता है।
एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, मतलब बच्चे लोग खोज रहे थे। तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। तो मौसी कहीं पे थी, तो वहाँ पे वह बीमार अवस्था में पड़ी रहती है, तो बच्चों को पता नहीं था कि वह वहीं पे है। तो वह खटिया में सोई हुई थी और उन्हें डांटते थे वो जो घर वाले थे, आप दूसरी जगह चली जाओ। तो बच्चे लोग सुनते हैं, उसको ढूंढते ढूंढते तो आवाज़ आती है, तो तुरंत वे लोग वहाँ पे चले जाते हैं। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झाँक कर देखा, आंगन में मौसी खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए थे और चेहरा पीला सा सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटे जा रही थी, तू अपने गांव चली जा। हमें बहुत गुस्सा आया, मतलब लेखक और बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक अब उसे अपने पास रख सकती, भला मौसी उनके घर में काम तो करती नहीं। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था, हम खेल कर लौट रहे थे। रास्ते में एक पुल पड़ता था, हम बातें करते आ रहे थे। एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम उसे घेर कर खड़े हो गए। अर्थात मौसी की देखरेख करने वाले कोई नहीं थे, इसलिए वह दूसरों के घर में कभी रहती तो कभी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती। तो अचानक उसे एक दिन दूसरे घर वाले ने उसे वहाँ से निकाल देते हैं, तो बच्चे लोग उन्हें रास्ते में पड़े देखते हैं पुल के समीप। तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी है, एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंख भर गई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, देखती नहीं अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी, तू मत जा। थोड़ी देर तक मौसी के साथ बिताया कर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। तो मौसी को जाने से मना करता है। सभी कोई वहाँ से दूसरे लोग बच्चे को छोड़कर दूसरे लोग मौसी को देखना नहीं चाहते थे, वे लोग उन्हें भगाते थे। तो इसलिए वह चली जा रही थी, लेकिन बच्चे उन्हें जाने नहीं देते हैं, उन्हें मना कर देते हैं। तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। सभी बच्चे उनको मोहल्ले में ले जाने को कहता है। दो दिन 2-3 लड़के भागकर सड़क पार कर गए, जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए, उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बिठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए। खाट को हम लोग सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठाकर लाया, तो सभी अपने अपने घर से कुछ कुछ चीज़ें मौसी के लिए हेल्प करने के लिए लाते हैं। क्योंकि मौसी बहुत असुविधा थी, इसलिए वह खटिया भी ले आते हैं नीम के पेड़ के नीचे, और बालिश भी लाते हैं। गोपाल अपने घर से लैप उठा लाया। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप चलकर देखिए। लड़के आपस में बारी बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन। तो अभी मौसी को पहरा देने की बात डिस्कस करते हैं बच्चे लोग। हम सभी मौसी को देख रेख करेंगे, ऐसा सभी कोई आपस में बातें करते हैं। अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो बच्चों की ऐसा अवस्था को देखकर, उनके स्नेह प्रेम को देखकर, उनका व्यवहार को देखकर मौसी को अब जाने से इनकार होने लगता है। मैं अभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहकर मौसी ने तसल्ली दी। जब जाकर सबको चैन आया, इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वालों को भी मौसी
की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी को रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल में ही हेडमास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया। वहीं एक कोठरी भी रहने के लिए दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं। मौसी अब भी वही है। अब वह स्कूल के प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती। जाड़े के दिनों में स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती। बच्चे उसे घेरे रहते। मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले पर चक्कर काटती है। सभी घरों में झांक घर वालों की कुशल क्षेम पूछती। फिर सांझ ढलती अपनी कोठरी में लौट जाती। तो अभी मौसी स्कूल में ही बच्चों की हेडमास्टर ने उसे स्कूल में ही काम दे दिया है। अब वह बच्चों को सहायता करते हैं। जाड़े के दिनों में उन्हें बच्चों को धूप देती है, छाँव देती है और बीमारी की अवस्था में उससे सेवा करती है। तो अभी मौसी की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से जीने लगी। तो यह जो इस कहानी का जो लेखक है भीष्म शाह ने, तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, बड़े बूढ़े प्रेम और आदर के भूखे होते हैं। तो जितने हमारी समय अवस्था चलती जाती है, ढलती जाती है, तो उतने ही हमारे आदर और प्रेम के वह भूखे होते हैं। उन्हें प्यार बच्चों की तरह उनका मन हो जाता है। वह प्यार, दयालुता और प्रेम चाहता है ना। तो इसलिए हमें जितने भी बूढ़े हैं, हमारे बुजुर्गन हैं, जो हमारे दादा दादीगण हैं, उन्हें हमें अच्छी तरह से देख रेख करनी चाहिए। ठीक है। तो एक बार आप लोग कहानी को अच्छी तरह से रीड कीजिए। यह जो कहानी बहुत ही अच्छी तरह से है। मौसी सभी का कोई ना कोई मौसी है, किसी न किसी का दादी है, दादू है ना। तो हम इस कहानी को पढ़ने से उनका इमेजिन होता है कि हमारे घर में भी एक मौसी है या दादा है या दादी है। तो इस पर कहानी को एक बार पढ़िए और क्वेश्चन आंसर को ध्यानपूर्वक उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक है। इधर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ठीक है। इधर खाली स्थान भी है, दिया गया है। खाली स्थान भी यहाँ पे आप लोग देख के भर लीजिएगा। ओके। नहीं बुझबे बोले इतना करता है क्या